अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। सबसे पहले हम इसका प्रियम्बल देखते हैं। इसका प्रियम्बल कहता है वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू मेक प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स फॉर द एक्सपेडिशियस सेटलमेंट डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स फॉर मैटर्स कनेक्टेड हेयर विद। अब इसका सबसे पहला जो पर्पस है वो है एक्सपीडिशियस सेटलमेंट कि जितनी भी स्पीड से एक्सपीडाइटली जो भी सेटलमेंट हो सकती है वो फैमिली कोर्ट का मकसद है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद डिस्पोजेबल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज के तमाम डिस्प्यूट्स जो रिलेटिंग टू मैरिज हैं उसको डिस्पोज ऑफ करेगी फैमिली कोर्ट। अब वो डिस्प्यूट कौन कौन से हो सकते हैं? वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है इंक्लूडिंग खुला, डावर, मेंटेनेंस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, गार्डियनशिप हो गया, डाउरी हो गया कि या फिर कोई भी प्रॉपर्टी जो वाइफ या चिल्ड्रंस के साथ बिलोंग करती है वो चाइल्ड जो कि अपनी मदर के साथ रहता है। अब इन तमाम डिस्प्यूट्स जो कि रिलेटिंग टू मैरिज है उसको डिस्पोज ऑफ करेगी फैमिली कोर्ट। एंड फैमिली अफेयर्स फॉर मैटर्स कनेक्टेड हेयर विद, और तमाम फैमिली है अफेयर्स जो कि मैरिज के साथ कनेक्ट करते हैं, तमाम फैमिली अफेयर्स फॉर मैटर्स कनेक्टेड हेयर विद। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। अब है हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन, उसकी क्लॉज डी हमें बताती है कि हम किस को पार्टी बना सकते हैं फैमिली सूट्स के अंदर, या वो सूट जिसकी जुरिस्डिक्शन फैमिली कोर्ट्स को दी गई है उसमें कौन कौन पार्टी हो सकता है। द पार्टी शैल इंक्लूड एनी पर्सन whose presence as such is considered necessary। हर वो शख्स जिसकी प्रेजेंस नेसेसरी है उस सूट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उस मैटर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, फॉर प्रॉपर डिसीजन ऑफ द डिस्प्यूट, कि उसका डिसीजन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर सूट फाइल किया जाता है फॉर रिकवरी ऑफ अ डाउरी आर्टिकल्स, अब वो डाउरी आर्टिकल्स जो हैं वो जो उसका जो हस्बैंड है वाइफ का उसकी पोजेशन में भी हैं, फिर उसके वालिद की पोजेशन में भी हैं, तो उसको भी पार्टी बनाया जा सकता है। वो दोनों की पोजेशन में और हमने उन दोनों से रिकवर करना है डाउरी आर्टिकल्स, तो उसको भी पार्टी बनाया जा सकता है क्योंकि वो उसका फॉर प्रॉपर डिसीजन ऑफ द डिस्प्यूट इट इज नेसेसरी टू मेक द पार्टी फादर ऑफ द डिफेंडेंट या फादर ऑफ द हस्बैंड। एंड होम फैमिली कोर्ट एड्स एज पार्टी टू सच डिस्प्यूट, और जिसको भी फैमिली कोर्ट एज अ पार्टी ऐड करती है। नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन Section 5. Family court shall have exclusive jurisdiction to entertain, hear and adjudicate upon matters in Part 1 of the schedule. अब फैमिली कोर्ट के पास इन मैटर्स की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। अब वो मैटर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग खुला। नेक्स्ट डावर, हकमैर से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं। मेंटेनेंस, restitution of conjugal rights, custody of minor and visitation rights of parents to meet them, guardianship, chanctation of marriage, dowry, personal property and belongings of a wife and a child living with his mother, any other matter अराइजिंग आउट ऑफ द निकाहनामा, कोई भी मैटर जो कि निकाहनामा से रिलेटेड है वो फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। अभी ये मेरा मैं एक कोर्ट में अपेयर हुई तो उसमें ना ऑलरेडी एक सिविल कोर्ट थी, उसमें ऑलरेडी जो था वो एक मैटर चल रहा था और वकील साहब जो थे वो उसमें में खड़े प्रेजेंट थे फॉर आर्ग्यूमेंट्स। तो वो मैटर था, उन्होंने अपना हक मैट जो था वो सब्सिक्वेंटली बढ़ा लिया था।
निकाहनामा में अब वो उसको ऐड करना चाहते थे। उन्होंने एक स्टाम्प पेपर के ज़रिए अपना हक महर बढ़ा लिया था, अब वो उसको निकाहनामा में ऐड करना चाहते थे। तो उसमें जज साहब उनसे कह रहे थे कि ये वो सिविल जज थे और वो उनसे कह रहे थे कि ये फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि एनी अदर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द निकाहनामा द फैमिली कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन अपॉन दिस मैटर। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये मैटर जो है वो फैमिली कोर्ट देखेगी। नेक्स्ट, family court shall have jurisdiction to try the offences specified in part 2 of the schedule। जो हमने पहले जिसको पढ़ा वो schedule का part 1 था। अब नेक्स्ट फैमिली कोर्ट के पास मजीद भी पावर्स मौजूद हैं, और वो कौन कौन से मैटर्स हैं जो वो एडजुडिकेट करेगी, एंटरटेन करेगी, हेयर करेगी, वो मैटर्स स्केड्यूल के पार्ट 2 में बताए गए हैं। और वो मैटर्स हैं जिसमें वेयर वन ऑफ द स्पाउस इज विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड बाय द अदर, कि मियाँ बीवी में से एक जो स्पाउस है वो विक्टिम है उस क्राइम का, और एक जो है वो ऑफेंडर है और वो रॉन्ग डूअर है, या जिसने वो क्राइम किया है। वन ऑफ द स्पाउस इज डेड पर्सन। अब वो कौन कौन से ऑफेंस है, अब उसके अंदर हमें द फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर हमें पार्ट 2 में ऑफेंसेस सेक्शंस हमें बताए गए हैं, एंड सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। वो कौन कौन से हैं? 337A, 337F1, उसके बाद 341 wrongful restrainment, 342 wrongful confinement, 343 wrongful confinement for 3 or more days, 344 confinement for 10 or more days, 345 wrongful confinement of a person। अब ये जितने भी तमाम मैंने आपको सेक्शन बताए हैं, ये आप सब सेक्शंस की डेफिनेशंस, इनके इंग्रेडिएंट्स पाकिस्तान पीनल कोड से पढ़ सकते हैं। सेक्शन 356 wrongful confinement in secret, सेक्शन 352 assault or criminal force otherwise than on grave provocation, section 509 words, gesture or act intended to insult the modesty of a woman। Now the next, this is also a very important, institution of a suit, कि अगर आपने अंडर फैमिली कोर्ट एक्ट एक सूट फाइल करना है तो वो किस तरह से फाइल होगा। सेक्शन 7 हमें बताता है कि प्लेंट सूट, जो सूट जो है वो थ्रू प्लेंट रिप्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट में। अब प्लेंट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? प्लेंट में नाम होना चाहिए, नाम, एड्रेस ऑफ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट टू द सूट, कि जो भी उसकी पार्टी है, पार्टी टू द सूट है, उनका मुकम्मल नाम और एड्रेस होना चाहिए। ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट, कि वो डिस्प्यूट क्यों अराइज हुआ, किस तरह से अराइज हुआ, स्टार्ट से लेकर एंड तक तमाम मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। फिर हम जब इसकी प्लेंट प्रेजेंट करते हैं फैमिली सूट की, तो हम इसके नंबर ऑफ विटनेस का स्केड्यूल हम साथ ही दे देते हैं। फिर हम उसमें ब्रीफ समरी ऑफ द फैक्ट्स टू विच दे वुड डिपोज। अब उसके बाद पार्टीज अगर एट द लेटर स्टेज कोई विटनेस को अपेयर करना चाहती हैं, प्रोड्यूस करना चाहती हैं बिफोर द कोर्ट, तो वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट प्रोड्यूस कर सकती है। अगर कोर्ट समझती है कि इट इज द बेस्ट interest of the justice to produce that witness before the court। Plaint for dissolution of marriage may contain all claims relating to dowry, maintenance, dower, personal property। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप प्लेन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, तो वो उसके साथ उसी के अंदर आप डाउरी भी क्लेम कर सकते हैं, मेंटेनेंस भी क्लेम करेंगे, आप डावर भी क्लेम करेंगे। अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी और बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ, कस्टडी ऑफ अ चिल्ड्रन एंड विजिटेशन राइट ऑफ पेरेंट्स टू मीट देयर चिल्ड्रन, ये तमाम मैटर्स, ये तमाम चीजें हम कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं इन द प्लेन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। नाउ डॉक्यूमेंट्स, अब इस प्लेन के साथ हम वो तमाम डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिसके ऊपर प्लेंटिफ रिलाई कर रहा है। प्लेन के साथ हम तमाम डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और वो तमाम डॉक्यूमेंट शुड बी इन द पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ।
अगर वो डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे हैं जिन पे वो रिलाई करता है लेकिन वो उसकी पोजेशन में नहीं है, तो वो फिर जो हम उसके साथ लिस्ट ऑफ रिलायंस लगाते हैं उसके अंदर हम वो मेंशन कर देंगे और साथ हम उसकी रेलिवेंसी भी बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स की रेलिवेंसी क्या है टू द प्लेंट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम